हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। क्लास 8 का जो सोशल साइंस का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका थर्ड चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। उसके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो रूलिंग द कंट्री साइड, ये हमारे चैप्टर की हेडिंग है। इसका हम पहला क्वेश्चन देख लें। मैच द फॉलोइंग। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं रियोट, महल, निज, रियोटी। और दूसरी तरफ हमको जिनसे मैच करना है वो हैं, उनमें से सही मैच करना है विलेज, पीजेंट, कल्टीवेशन ऑन रियोट्स लैंड्स, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड। तो इनका जो आपने लेसन में पढ़ा हुआ है, रियोट्स पीजेंट को कहा जाता है, उत्पादक को कहा जाता है, किसान को कहा जाता है। महलवारी सिस्टम जो होता था उसमें गांव को एक महल का नाम दिया गया था। निज यानी जो कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड, जो प्लांटर की जो खुद की ज़मीन होती थी उसको निज कहा जाता था। और रियोटी, जो रियोट्स के ज़मीन पर कल्टीवेशन करते थे उनको रियोटी कहते थे। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनको इसमें 4 क्वेश्चन है, उसको हम देख लें, आंसर ही देख लें हम सीधे। ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सा इंडिगो एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड competition to their earnings. The demand for indigo increased in late 18th century Britain because of the expansion of cotton production as a result of industrialization, which in turn created an enormous demand for cloth dyes. तो ये बी का जो आंसर है, सी हम देख लें। The international demand for indigo was affected by the discovery of synthetic dyes. D. Champaran movement was against indigo planters. Let's discuss third question है, इसको भी हम देख लें। Describe the main features of the permanent settlement. तो ये permanent settlement जो होता था, स्थायी समझौता, वो कैसा क्या होता था उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम डिस्क्राइब करेंगे इसको। In order to get stable revenue income, most of the East India Company's officials believed that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. This led to introduction of permanent settlement 1793. तो 1793 में कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने सोचा कि ज़मीन में धन लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए और उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो इस तरह से 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। तो एक बार फिर से हम शुरू से देख लें। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल रेवेन्यू इनकम, मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल बिलीव्ड that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. This led to introduction of permanent settlement in 1793. By the term of settlement, the Rajas and Talukidars were recognized as Jamindar. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently. It was felt that this would ensure the regular flow of revenue into the company's coffers
and at the same time encourages the zamindars to invest is improving the land. If the zamindar failed to pay the revenue, which they usually did as the fixed revenue was very high, they lost their जमींदारी. तो ये था जमींदारी सिस्टम यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था उसके. फोर्थ क्वेश्चन देख ले. हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. तो आपको मालूम है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को जब फेल हो गया तो महलवारी सिस्टम को भी उसमें लाया गया. तो हमें इसको इन दोनों के बीच में अंतर करना है. इन दोनों के बीच में क्या अंतर था. हम महलवारी सिस्टम में हम देख लें. द महलवारी सिस्टम devised by Holt Mackenzie came into effect in 1822 in the northwestern provinces of the Bengal Presidency. जबकि permanent settlement was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Mahilwari system, it was devised as an alternative to permanent settlement. It was जो फिक्स्ड अमाउंट वाला सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट वाला, उस वाले पार्ट में लिखना है. इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. महलवारी सिस्टम में द विलेज हेडमैन वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. और परमानेंट सेटलमेंट में द राजा तालुकेदार्स वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. महलवारी सिस्टम में लिखेंगे हम द रेवेन्यू अमाउंट वाज नॉट फिक्स्ड एंड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली. The estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village or mahal had to pay. और परमानेंट सेटलमेंट में था the revenue amount was fixed and was never to be increased in the future. फिफ्थ क्वेश्चन हम देख ले. गिव टू प्रॉब्लम विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. तो मुनरो सिस्टम ने जो रेवेन्यू फिक्स किया था उसके हमें कोई दो समस्याएं उसमें लिखना है. टू प्रॉब्लम्स हमें उसमें लिखना है. आंसर हम लिखेंगे टू प्रॉब्लम विच arose with the new Mundo system of fixing revenue were driven by the desire to increase the income from land. Revenue officials fixed too high a revenue demand. दूसरा है peasants were unable to pay riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. तो ये दो प्रॉब्लम थी. सिक्स क्वेश्चन है वाई वर रियोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो. किसानों ने इसके उत्पादन का मील के उत्पादन का इंडिगो के उत्पादन का विरोध क्यों किया. आंसर करना है हमें द रियोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज द पीजेंट पेड अ वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो. बहुत कम धन उनको दिया जा रहा था कीमत के रूप में. द रियोट्स वाज नॉट अ पोजीशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट. अर्निंग अ प्रॉफिट वाज अ
far-fetched idea. This meant that the Reuts was always under debt. वो हमेशा कर्जे में रहे आते थे और उनको अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होते थे वो. The planters insisted that the peasant cultivate indigo on the most fertile parts of their land. उनको कहा जाता था कि आप आपकी जमीन का जो सबसे उपजाऊ हिस्सा है उसमें ही आप करेंगे इसकी खेती इंडिगो की. But the peasants preferred growing rice on the best soil, as after an indigo harvest the land could not be used for sowing rice. जबकि किसान जो थे वो चाहते थे कि वो अपनी अच्छी ज़मीन पर चावलों का उत्पादन करें, चावल, धान. तो उन्होंने इनकार किया और जो प्लांटर्स थे वो कहते थे कि आप सबसे अच्छी ज़मीन पर नील की खेती कीजिए. और एक बार नील की खेती हो जाती थी तो फिर चावल उपजाने के लायक उनकी ज़मीन नहीं रह जाती थी. तो ये वो कारण थे जिनसे जो किसान थे, रियोट्स थे, जो उत्पादक थे, वो विरोध करते थे नील उगाने का. एक और क्वेश्चन है वो देख लें. What were the circumstances which led to the event collapse of indigo production in Bengal? बंगाल में जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो कम क्यों हो गया, कैसे उसका अनुपात गिर गया अचानक. इवेंचुअल कोलैप्स हो गया यानी गिर गया, ढह गया. उसका हम ये आंसर कंप्लीट कर लें. The Reuts began to refuse the grow indigo. They were supported by the village headmen and some zamindars in their fight. The scale of protest was so much that government had to intervene. The Indigo Commission of set up to inquire into the problems. The commission accepted the fault of the planters and allowed the Reuts to grow whatever they wished. This led to eventual collapse of indigo production in Bengal. बंगाल में कैसे ये गिर गया, क्योंकि जो उत्पादक थे, रियोट्स थे, वो धान की खेती करना चाहते थे और उनसे ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आप नील को उगाइए. तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. उसके बाद गांव के जो हेडमैन थे, जो मुख्य लोग थे, नवाब थे, ज़मींदार थे, जो भी, तो इन्होंने समर्थन किया रियोट्स का और बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए. और गवर्नमेंट को, तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको इंटरवीन करना पड़ा इस मामले में. और उन्होंने कह दिया, उस समय की सरकार ने, कि इंडिगो कमीशन बनाया गया, उसने कह दिया कि भाई किसान जो कुछ चाहें वो उसकी उगाही कर सकते हैं. तो किसान तो पहले से ही धान का उत्पादन करना चाहते थे. तो इस तरह से ये नील की जो का प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गया, गिर गया. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी. वी विल मीट अगेन. आप स्वस्थ होंगे ऐसी आशा करता हूँ. स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आप को प्रसन्न रखें. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद.